हेलो एवरीवन। तो आज का ये सेशन हमारा एक सबसे बड़ा एक आई ओपनिंग सेशन रहने वाला है। टारगेट ये है कि भाई साहब जो प्री 2024 आने वाला है इसमें कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस एक एक फील्ड से आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हिट होते हैं, राइट? और ये हर साल की बात है, ऐसा नहीं है कि 1 साल में, राइट? या इसी साल ये सारी चीज़ें हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी से हर साल वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहा है। और कुछ स्पेसिफिक कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से वो टारगेटेड मैनर में चीज़ों को पूछ रहा है, राइट? कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक्स को यूपीएससी हर बार सीएससी के एग्ज़ाम के लिए टारगेट करती है। और भाई साहब टारगेट ही नहीं कर रही है, एक ही चीज़ को वो बार-बार रिपीट भी कर रही है। ये हमारा जो आज का सेशन है बेसिकली, राइट, ये जो साइंस एंड टेक का अपना कोर्स है उसका अराउंड यस 23rd लेक्चर रहने वाला है। और ये बेसिकली सबसे पहले पीवाईक्यूज के एनालिसिस पे हमारे यहाँ पे आज का फोकस रहेगा, राइट? हम पीवाईक्यूज को देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई साहब यूपीएससी एक ही चीज से बार बार कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वही स्टेटमेंट को डिट्टो वो कैसे रिपीट कर रहा है, ठीक है? एक ही चीज को वो रिपीट कर रहा है बार बार। इन चीज़ों को जब हम समझ लेंगे, उसकी लैंग्वेज को, उसके ट्रैप्स को जब हम समझ लेंगे, तो भाई साहब हमें मालूम चल जाएगा कि यूपीएससी एक्चुअल में कहना करना पूछना क्या चाह रहा है आपसे। ये देखो, डीएनए आरएनए, कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जहाँ से वो हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। और पहली बार नहीं है वो सारी चीज़ें, पहली बार नहीं पूछी जा रही हैं वो सारी चीज़ें। तो आज का ये जो अभी का सेशन है ये यूट्यूब के लिए भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा ताकि बाकी सबको भी पता चले कि एक्चुअल में जो हम ऊल जुलूल चीज़ें इधर उधर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ये चीज़ वो चीज़, ये वैक्सीन वो वैक्सीन, फलाना ढिमकाना, ना 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 ना, वहाँ से वो चीज़ें पूछ ही नहीं रहा है। कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जहाँ पे वो टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले सेल के बेसिक्स से उसने बार बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? ये पहली बार नहीं हुआ है। सेल के बेसिक चीज़ों से, जो बेसिक्स ऑफ द सेल या फिर हमारी जो बायोलॉजी के बेसिक्स है, बहुत फंडामेंटल चीज़ें, उनसे उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, राइट? ये 2020 का प्री का क्वेश्चन है कि प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट हैव। अब देखो यहाँ से पता चल रहा है कि प्लांट सेल में जो वॉल बनी होती है वो किस चीज़ से बनी है, राइट? पीवाईक्यू एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता हूँ बायोटेक्नोलॉजी के लिए पीवाईक्यू कर लो भाई साहब, है ना? कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएँगे। देन प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स व्हिच डू। भाई यही हटाना था इससे, यही हटाना था, यही हटाना था, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे कि जो सेल जितनी मर्ज़ी हो, मेम्ब्रेन उनके पास होगी ही होगी, चाहे जिस भी टाइप की सेल हो। आगे हम पढ़ेंगे, कोर्स में पढ़ेंगे। अभी पीवाईक्यू देख लेते हैं भाई साहब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो। यही क्वेश्चन उन्होंने एनडीए में 2022 में पूछा था कि एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल व्हाइल प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन। ये एकदम गलत था, ठीक है? मेम्ब्रेन आपके पास प्लांट सेल में चाहे एनिमल सेल में, मेम्ब्रेन तो हर सेल में होगा। देन एनिमल सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल बट प्लांट सेल्स हैव बोथ। भाई यही है आपका जो है आंसर है, राइट? यहीं से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देन 2001 में उन्होंने ये एक क्लासिक क्वेश्चन था कि जो मेटास्टेसिस होता है ये प्रोसेस क्या चीज़ है बेसिकली। ये कैंसर सेल की एक्सपेंशन का प्रोसेस है। लेकिन ट्रैप देखो भाई साहब यहाँ, जो आप मियोसिस और माइटोसिस, अब ये क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। मायोसिस और माइटोसिस ये क्या चीज़ें होती है ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। अब उन्होंने उन कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने वाली यहाँ पे साथ में एक ट्रैप डोर एक तरीके से आपको यहाँ पे चिपका दिया, ताकि आप इस चीज़ को, भाई यूपीएससी के ऑप्शन कुछ ऐसे होते हैं, गलत ऑप्शन मजे से बैठा होता है और बोल रहा होता है कि आओ आओ मुझे लगाओ, मुझे मुझे मैं बैठा हूँ इधर, मैं बैठा हूँ। समझ रहे हो? ये तभी आपके लिए यहाँ पे बना के रखा हुआ है। एक्चुअल में आंसर ये था इसका। अब जब हम ये पीवाईक्यू अभी देख रहे हैं, इनका साथ में जो हम यहाँ पे, ठीक है, जो इनके आंसर्स निकल रहे हैं उन आंसर्स को साथ में नोट करते रहो, अपने नोट्स में लिखते रहो, ठीक है? जो यूट्यूब के लर्नर है, क्योंकि यहाँ से इन कॉन्सेप्ट से वो बार बार फ्यूचर में क्वेश्चन बनाता है, राइट? जैसे ये देखो फिर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स प्ले मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल की बेसिक बायोलॉजी से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस में आपका ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वो भी, एंड देन राइबोसोम। अब ये क्या चीज़ें होती है ये हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? जो अपना लेक्चर होगा, जो मेन लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हमने कम से कम ये चीज़ यहाँ से क्लियर कर ली कि बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बेसिक चीज़ क्या है? सेल। तो सेल के बेसिक जो आर्किटेक्चर है, सेल का आर्किटेक्चर कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, बेसिक ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शन, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो हमने यहाँ पे सबसे पहले फोकस करना है। देन डीएनए और आरएनए, मैं इसे कहता हूँ यूपीएससी का क्रश, ठीक है? यूपीएससी का प्राइम क्रश है डीएनए और आरएनए, क्योंकि इससे ना एक भी साल आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो जिसमें आरएनए या डीएनए पे उन्होंने किसी तरीके से क्वेश्चन ना पूछा हो, जहां आरएनए या डीएनए मेंशन ना किया हो।
इनफैक्ट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एक भी क्वेश्चन, चाहे जितने मर्जी वो टेस्ट अपने करवा रहे हैं जिसमें आरएनए या डीएनए मेंशन ना हो, हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। 2016 में देखो आरएनए से ये क्वेश्चन पूछे थे कि डीएनए आरएनए से कि ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्टोम ये जो है यूजुअली न्यूज में रहता है, ये किस चीज से रिलेटेड है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के। अब ये टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ ट्रांसक्रिप्टोम पे पूछ लिया, यहाँ माइक्रोसेटेलाइट डीएनए पे पूछ लिया, राइट, यहाँ एरियल मेटाजिनोमिक्स पे पूछ रहा है। इट मीन्स डीएनए और आरएनए से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, समझ रहे हो, वो टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्टोम? दिस इज बेसिकली फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब जब आप, अगर आपको पता होता कि ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या चीजें हैं तो आप इजीली इस चीज को लगा लेते। ट्रांसक्रिप्टोम माने वो जीनोम जो कि ट्रांसक्रिप्शन के, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद निकल रहा है, और बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मेन आपका जीन है, ठीक है, वो जो मेन आपका जीन है, जेनेटिक स्ट्रैंड है, उसकी कोडिंग जिस जिस आरएनए मटेरियल में है उसे हम कहेंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्टोम। ये एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, ठीक है, राइबोसोमल आरआरएनए क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे मेन कोर्स में। लेकिन यहाँ से हम आइडिया क्या ले रहे हैं कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने ट्रांसक्रिप्टोम पे पूछ लिया कि ये क्या चीज है, समझ रहे हो, राइट। देन माइक्रोसैटेलाइट डीएनए 2023 का आया हुआ था कि इसका क्या यूज है। बेसिकली जब हम डीएनए डीएनए के अंदर जा करके, है ना, डीएनए भी अलग तरीके का होता है, एक मैक्रो सैटेलाइट होता है, एक माइक्रो सैटेलाइट होता है, समझ रहे हो। अब ये डीएनए के अंदर जा करके अंदर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से हमारी लर्निंग ये है कि भाई साहब जो भी हमारा मेन लेक्चर होगा, अगेन बायोटेक्नोलॉजी पे मैं आपको बोल रहा हूँ, हम कम से कम 2 से 3 घंटे देंगे बायोटेक्नोलॉजी पे ही, राइट। अगले कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स और लगेंगे इस पूरे कोर्स को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर पे भी हमने ध्यान देना है, राइट। तो जो ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है ना, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए डीएनए का एक, ठीक है, बहुत माइन्यूट आपका कंपोनेंट रहता है। इट मींस डीएनए के अंदर क्या चल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हमने स्टडी करना है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए टू स्टडी द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस फ्लोरा एंड फौना। अब है ना, कई लोग आपको इसमें ट्रिकबाजी सिखाएंगे कि हाँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट एलिमिनेट होना था, ये इसलिए एलिमिनेट होना था। ये सब चीजें एलिमिनेशन की ट्रिकें ट्रुकें जो पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम है उसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं, या हम वो नहीं कर रहे हैं, या हमने ये देखना है कि भाई साहब वो जो ट्रिकबाजी ट्रिकबाजी आपको रेस्क्यू करेगी आपके डेथ आवर्स में, नो डाउट। लेकिन लेकिन डेथ आर आने, है ना, आने ही नहीं देना है, समझ रहे हो बात को। वो जो वो जो जरूरत है कि ट्रिकबाजी की आपको हमेशा जरूरत होनी चाहिए प्री निकालने के लिए, तो वो जरूरत हमने आने ही नहीं देनी है। उसके लिए क्या सबसे चीज है, दैट इज योर नॉलेज, राइट। नॉलेज, नॉलेज पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन उस नॉलेज का एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसक्रिप्टोम में यहाँ पे पूछा हुआ था, अगर आपको आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है, देन ट्रांसक्रिप्टोम क्या चीज है ये आप यहाँ से गेस कर सकते थे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देन देखो ये 2020 का प्री का क्वेश्चन था, पूछा हुआ था, ये एक्चुअल में ड्रोन से रिलेटेड है कि ड्रोन का यूज आप किस किस चीज में कर सकते हैं, स्प्रेइंग, है ना, ऑफ पेस्टिसाइड इन क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, एंड देन ये देखो कलेक्टिंग द ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग व्हेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस, राइट। इसी को हम कहते हैं एरियल मेटाजेनोमिक्स, समथिंग रिलेटेड टू एरियल मेटाजेनोमिक्स। बेसिकली दिस इज collecting the DNA samples from air in habitat at one go। दिस इज योर एरियल मेटाजिनोमिक्स, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो आपके एयरबोर्न स्पीसीज है या फिर एयरबोर्न डिवाइसेज है, एवियन स्पीसीज है, उनके जीन को आप कलेक्ट कर रहे हो, नो। एरियल मेटाजिनोमिक्स इज बेसिकली अ प्रोसेस की जो आपका ईडीएनए होता है, अगली बार वो ईडीएनए पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं हम मेन कोर्स में पढ़ेंगे। उस ईडीएनए को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, दैट इज योर एरियल मेटाजिनोमिक्स, जो आपके एयर में अवेलेबल है, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, कहीं पेड़ पे अवेलेबल होगा। अब एरियल मेटाजिनोमिक्स मेनली आपके जो भी, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना है, मान लो अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो आपके सांस के साथ भी जीन, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए मटेरियल है, आरएनए का पार्शियल मटेरियल है, वो सब चीजें साथ में बाहर निकल रही है। आपकी बॉडी से जो भी चीजें सिक्रेशन होगा उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा ही होगा, राइट। वो आपसे पूछ लेंगे बालों में जीन होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल होता है, है ना, कहीं पे भी नाखून में होगा होगा,
है ना? आपके अब इस पे भी आगे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं बताऊँगा आगे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो, ये एक क्लासिक क्वेश्चन था, लेकिन अगेन बहुत डाउटफुल है। लेकिन यूपीएससी के ऑप्शन आपको हिंट देते हैं। यहाँ पूछा है कि भाई साहब, इनमें से कौन-सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड जो प्रोफेशनल्स है, दे आर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। डीएनए के, ठीक है, में जो परमानेंट चेंज है, इनमें से किस-किस की वजह से आएगा। अब फ्यूचर में वो यहाँ से ये पूछेंगे कि इनमें से कौन-कौन सी रेडिएशन डीएनए को डिस्टॉर्ट कर सकती है, ठीक है? यहाँ साथ में वो आपको ठीक है, मान लो उन्होंने वो यहाँ पे एक्स-रे को दे देगा, ठीक है? रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, देन ये 3 इसके जो है आंसर हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। अगेन तब अगर क्योंकि कार्बन 14 आइसोटोप का के यूज से, अब क्योंकि ये रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडियो वेव्स एमिट कर रहा है, तो डेफिनेटली सेल के डीएनए पे इसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। अब फ्यूचर में देखो यहाँ से वो क्वेश्चन क्या बनाएगा, क्वेश्चन यहाँ से वो बनाएगा कि एक्सरे को चालू करने वाले या फिर इवन आपका 5G, क्या 5G नेटवर्क से, हम जब 5G नेटवर्क को पढ़ रहे थे, क्या उससे डीएनए में चेंज आ सकता है? यस, जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं। इवन क्या 2G से जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप रेडिएशन के लिए जहाँ-जहाँ रेडिएशन एमिट होगी, वहाँ-वहाँ से, ठीक है, आपके डीएनए में चेंज आएगा। बट बीच में ऑप्शन वो दे देगा एमआरआई का। क्या एमआरआई से, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से, क्या आपके इससे डीएनए में या फिर जेनेटिक चेंज आएगा? क्या इससे जेनेटिक डिजीजेज होने का खतरा है या फिर है ना? अब देखो एमआरआई का जो, राइट, फॉर एग्जांपल जो एमआरआई होती है, ये एमआरआई वगैरह आप जो पूरे एनाटॉमी को स्कैन करने के लिए चीज़ों का करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे इवन आपका सीटी स्कैन वगैरह हो गया, राइट? ये सब चीज़ों का यूज़ आप इवन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए भी करते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी को अंदर स्कैन करने के लिए किया जाता है इन सब चीज़ों का। तो डेफिनेटली ये उतने हार्मलेस नहीं है एमआरआई से, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक वेव का यूज हो रहा है, और है ना, ये ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है कि जो मैग्नेटिक वेव्स है वो डीएनए को सब्सटेंशियली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंशियली डिस्टॉर्ट करते हैं, समझ रहे हो? तो इस तरीके के फ्यूचर्स में वो यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, राइट? अगेन आई डोंट नो कि यूपीएससी ने कोल माइनर को यहाँ से क्यों एलिमिनेट किया, अगर उन्होंने डायर और पेंटर को इसमें इंक्लूड किया था। मैंने इस पे रिसर्च करने की कोशिश करी, मुझे इस पे कुछ खास सब्सटेंशियल कहीं पे टेक्स्ट नहीं मिला जो ये कहे कि हाँ डायर और पेंटर से हो रहा है, ठीक है, और कोल माइनिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोगों के डीएनए में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये ऊपर वाले तो दो कन्फर्म है, राइट? तो यहाँ से फ्यूचर में इस तरीके से वो क्वेश्चन बनाएंगे। देन ये देख लो, ये यूपीएससी का अगेन क्वेश्चन क्या है ये मैटर नहीं कर रहा है, क्वेश्चन फ्रेम करने का स्टाइल क्या है ये मैटर कर रहा है। उन्होंने बोला अ लॉक ऑफ आइंस्टाइन का हेयर, मान लो अगर आप आइंस्टाइन का एक बाल ले लो, है ना, और इससे अगर आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लो, तो क्या आप एक नया आइंस्टाइन बना सकते हो बाय क्लोनिंग? समझ रहे हो? फिर द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एम्ब्रायो at the early stage of development can be transferred into individual eggs, which in turn can be implanted into the uterus of surrogate mother to give birth to an identical offspring. Identical. अब देखो यहाँ से वो क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग टेक्निक्स के बारे में पूछ रहा है। नो डाउट आपके जो बाल, अब देखो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डीएनए या फिर इवन सेल्स, जो कि कुछ होते हैं आपके सोमेटिक सेल्स, ठीक है, कुछ होते हैं आपके जर्म सेल्स, ठीक है। अब ये जर्म सेल, सोमेटिक सेल क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो सोमेटिक, ठीक है, जो बेसिकली आपके आगे भी इसमें आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था सोमेटिक सेल पे, ठीक है, सोमेटिक जीन पे आई थिंक इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आई हुई है, इन सब चीज़ों पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो आपके सोमेटिक सेल्स हैं, इनका यूज इवन आपके जो पेरेंटल जो ये चीज़ें हैं, राइट, उसको ट्रेस करने में, इवन जो आइडेंटिकल ट्विन क्रिएट करने में, या फिर जिसे हम कहें कि आपका जो क्लोनिंग है, ठीक है, क्लोनिंग के लिए सोमेटिक सेल्स का आपका यूज किया जाता है। अब ये आपके बालों में तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी उस टाइम ये टेक्निक नहीं थी कि हेयर के बालों से आप जो है क्लोन तैयार कर ले। लेकिन अभी जब मैं, ठीक है, पढ़ रहा था, रिसर्च गेट पे भी मुझे आर्टिकल मिला, इवन जो आपके बालों का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, वहाँ पे जो सेल्स अवेलेबल है उनसे आप जो है इवन उनका यूज आप क्लोन क्रिएट करने के लिए कर भी सकते हो। सो यूपीएससी का आंसर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बट एक्चुअल में ये दोनों दोनों ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, रीजन इसका ये नहीं है, क्योंकि ये एम्ब्रायो के बारे में अलग ही बोल रहा है, ये बालों के बारे में बोल रहा है, कैसे कनेक्शन बैठाओगे? लेकिन, राइट, लेकिन क्वेश्चन वो ऐसे कुछ बना रहा है इधर से। आगे देखो,
ये 2021 का। वायरस पे अगेन क्वेश्चन, एडिनो वायरस, ठीक है, रेट्रो वायरस, इन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एडिनो वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड एंड रेट्रो वायरस है डबल स्ट्रैंडेड। एक्चुअल में ये उल्टा इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। जो ये रेट्रो वायरसेस हैं, ये याद रखना है कि आर से आरएनए आपने कनेक्ट करना है, कि जो रेट्रो वायरस है इसमें आरएनए होता है, जो एडिनो वायरस है इसमें, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है। तो बस ये एलिमिनेट करना था। और ये जो आपकी स्टेटमेंट 2 है कि कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय एडिनो वायरस whereas एड्स इज कॉज्ड बाय, ठीक है, बाय रेट्रो वायरस। सो राइट, ये भी इन्होंने, यस, एडिनो वायरस इज common cold is sometimes caused by adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus. यस, हाँ, एड्स पे इन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, सो आई थिंक इसका 2 ओनली इसका आंसर होगा, फिर बाद में हम इसमें कंफर्म करेंगे, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर अभी याद नहीं है। लेकिन यहाँ से हमने ट्रेंड ये भी पढ़ना है कि सिर्फ डीएनए पढ़ के ये जरूरी है ना, इतना जरूरी नहीं है। हमने पीछे देखा माइक्रोसेटेलाइट डीएनए पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, डीएनए और आरएनए के प्रकार क्या हैं, यहाँ पे भी हमें चीज़ों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है, एडिनो वायरस रेट्रो वायरस इनके बीच डिफरेंस क्या है, कौन सा वायरस डिवाइडिंग सेल्स को इम्पैक्ट करता है, कौन सा नॉन डिवाइडिंग सेल्स को इम्पैक्ट करता है, ये सब चीज़ें भी हमने जाननी है। यहाँ से हमें ये चीज़, ठीक है, मिलती है, ये चीज़ हमने पिक करनी है। देन ये देखो 2001 में सिमिलर जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था कि साइंटिस्ट कैन कट अपार्ट and paste together DNA molecules at will regardless of the source of the molecules. फिर reason, DNA fragments can be manipulated using restriction antinucleases and DNA ligases. अब फ्यूचर में वो ये पूछेगा कि द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन यूजुअली सीन इन न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि हम जो बेसिकली फॉर एग्जांपल कुछ थेरेपीज आपकी चल रही है, कार टी सेल थेरेपी चल रही है, देन आपका जो बेसिकली राइट, जो रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा चल रही है, उनमें लाइगेशन का प्रोसेस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन का प्रोसेस, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन का प्रोसेस क्या होता है, लाइगेशन का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा वो, ठीक है, मैच द फॉलोइंग का बना देगा वो। इसलिए ये सब चीजें, वो जो टर्म जिन्होंने पीवाईक्यू में पूछी हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन ये देखो, which of the following techniques can be used to establish the paternity of the child, ठीक है, ये देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देन उसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे जो 1997 में इन्होंने पूछा, 2020 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब हमारे लिए ये नया है। हम तो पढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर हमें हमें रटा दिया जाता है, ठीक है, कोचिंग में रटा दिया जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, T2T प्रोजेक्ट, फलाना ढिमकाना, टेलोमेरेज, ये क्या चीज़ है, ये सब चीजें रटाई जा रही है। बट यूपीएससी के लिए ये चीजें नई नहीं है, ये उन्होंने 20 साल पहले, 23 साल पहले भी पूछी थी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज हैज become a powerful tool to establish paternity and identity of criminals, rape, assault cases, etc. Reason is है ना, ट्रेस एविडेंसेस सच एज हेयर्स, सलाइवा, ठीक है, ड्राइड सीमन एटसेट्रा, ये सब चीजों में डीएनए होता है। अब यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब आपकी बॉडी से क्या क्या चीजें निकल रही है जिसमें आप डीएनए या फिर आरएनए आपका प्रेजेंट होगा, हेयर में होगा, सलाइवा में होगा, है ना, आपके नाखून में होगा, राइट, ठीक है, इवन आपकी हड्डियों में होगा, इन सब चीजों में आपका डीएनए, ये राइट, इवन आपके जो सिक्रेशंस है उनमें भी आपका डीएनए आरएनए फ्रेगमेंट्स है, समझ लो। सो दिस इज बेसिकली द थिंग जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ से कि 2011 का क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन अरेंजमेंट्स और रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन्स ऑफ डीएनए, ठीक है, सीक्वेंसेस ऑन ए क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस, कि बेसिकली यही वो चीज जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें कैसे हेल्प कर रही है, यही चीज है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देन है ना, या फिर जीन सीक्वेंसिंग, ये जीन सीक्वेंसिंग हमें कैसे हेल्प कर रही है, इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीजेस ना, ऐसे ही उल जलूल ऑप्शन दे करके आपको वो हिंट दे रहा है, ऑल ह्यूमन डिजीजेस नो, ओनली जेनेटिक डिजीज। भाई जो नॉन जेनेटिक है, मान लो आपको, ठीक है, मान लो आपको ठीक है, आपने मान लो कोई कुछ चीज गलत खा ली या कुछ चीज गलत पी ली है, आपके पेट में कुछ बीमारी होगी, शॉर्ट टर्म की बीमारी होगी, वो जेनेटिक थोड़ी ना है, जीन में थोड़ी ना उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑल ह्यूमन डिजीज एलिमिनेट कर दो, तीसरा पढ़ना ही नहीं है, समझ लो, इस टाइप के ऑप्शन वो आपको बना रहा है। ये सब चीजें यहाँ से, ये ट्रेंड हमें यहाँ से समझने हैं कि एक्चुअल में वो हमें फंसा कहाँ रहा है। फिर देख लो यहाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब ये पहले वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए
यूजुअली सीन इन न्यूज, ये क्या चीज है ना? ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज बेसिकली लैब में तैयार किया हुआ डीएनए। अब बस it allows gene to be transferred across different species, from animal to plants, from microorganism to higher organism. Yes, 1 2 and 3। देखो 2022 में सिमिलर चीज है, डीएनए बार कोडिंग। फ्यूचर में वो डीएनए बार कोडिंग तक नहीं रुकेगा, फ्यूचर में वो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि जो जेनेटिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर, ये क्या चीजें होती है ना? डीएनए के अंदर जाकर के हमें देखना है कि डीएनए में कौन कौन सी चीजें कैसी कैसी चल रही है। आरएनए के अंदर जाकर के हमें देखना है, ठीक है? डीएनए में मैक्रोसैटेलाइट, माइक्रोसैटेलाइट, इनके बीच जो जेनेटिक मार्कर्स होते हैं वो कौन से स्पेसीज होते हैं, ये सब चीजें पढ़ना है, क्योंकि डीएनए बार कोडिंग में इन सब चीजों का यूज हो रहा है। समझ रहे हो? अब ये डीएनए बार कोडिंग क्या है, यहाँ से ऑप्शन हमें बता रहे हैं कि इनमें से एक तो कोई इनकरेक्ट है। अब ऑड वन आउट, यहाँ ऐसे ऑप्शंस में आपने ये चीज लगानी होती है जो आपने फिफ्थ तक बहुत प्रैक्टिस की है, कि जो ऑड वन है उस चीज को आउट कर दो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, असेस द एज ऑफ प्लांट और एनिमल। दूसरा, डिस्टिंग्विश एमंग द स्पीशीज दैट लुक अलाइक। अगला, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स और प्लांट एनिमल्स इन प्रोसेस्ड फूड्स। इनमें ऑड ऑड चीज क्या लग रही है आपको सबसे अलग? ये लग रही है ना, एज को असेस करना, ये आपको ऑड लग रहा है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्शन बेस्ड, ये दोनों ऑप्शंस कैसी है? डिस्टिंक्शन बेस्ड। यू आर डिस्टिंग्विशिंग among the species, you are distinguishing or identifying different materials in processed foods, ताकि आप वहां से चीजों को, अनडिजायरेबल चीजों को हटा सको। इट मीन्स आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं ना, तो ये दोनों एक जैसी लग रही है, ये सबसे अलग लग रही है। समझ लो? सो आंसर मस्ट बी 2 and 3 ओनली। समझ लो? डीएनए बार कोडिंग ऐसी चीजें जो है, ये हमें ये कुछ ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हमें हेल्प करेगी उन चीजों से डील करने में जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आ रहे हैं। असेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नो। अब देखो बार कोडिंग, अब ये आप इमेजिन भी कर सकते हो कि बार कोडिंग में क्या चीजें होती होगी। बार कोड कैसा होता है? ये बार 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 क्रिएट किए जाते हैं, नॉर्मल बार कोड, डेफिनेटली, ठीक है? अब डीएनए बार कोडिंग में, अब मान लो, अब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए है, स्पीशी ए, स्पीशी बी, स्पीशी 3, स्पीशी 4, स्पीशी 5, इन डीएनए के स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। अब बार कोडिंग में आप कोई ऐसा केमिकल इसमें डाल दोगे, वो क्या होगा हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई ऐसा केमिकल डाल दोगे जो कि इन इन डीएनए को अलग अलग कर देगा, है ना? मान लो ठीक है, मान लो एक स्पीशी आपके, ठीक है, कोई प्राइमेट्स हैं, चिंपैंजी हो गया, ठीक है, और फिर आपको इसे, ठीक है, ओरंगटन हो गया, या फिर एक आपने बंदर ले लिया, ये लुक अलाइक, ऐसी स्पीशीज है जो एक जैसी दिखती हो। अब इनका बार कोडिंग अगर करनी है तो कुछ कुछ डीएनए यहाँ जैसे आएगा, कुछ यहाँ जैसे आएगा, कुछ यहाँ जैसे आएगा। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द साइज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट, सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखेगा, है ना? और इसका यूज आप डेफिनेटली डिस्टिंक्शन के लिए कर सकते हो। असेस एज कैसे असेस कर लोगे? समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप जो है, राइट, ये कुछ हिंट्स हैं जो यूपीएससी ने आपके लिए छोड़ के रखे हुए हैं। अब देखो, हम आजकल पढ़ रहे होते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, हमें लग रहा है कि ये कोई नई चीज है, कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, हालांकि आपके पीटी 365 में नहीं है, कुछ भी नई चीज है। क्वेश्चन वो यहीं से बनाएगा, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस पिछले 2 3 साल में बहुत न्यूज में है ना? कुछ नई इन्वेंशन जिसमें हो रही है, वो क्या हो रही है हम पूरे कोर्स के लेक्चर में देखेंगे। अब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी, व्हाई? ऑप्शन बता रहे हैं कि इसमें से अगेन कोई ना कोई एक चीज जो है इनकरेक्ट है। समझ रहे हो? कोई ना कोई एक चीज इनकरेक्ट है, कि इट इज यूज्ड इन डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। हम आगे पढ़ेंगे कि ये जीन साइलेंसिंग क्या होती है और इससे आप डिजीज को कैसे रोक सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, डेफिनेटली। देन इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, रुको जरा। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजेंस। अब देखो, इन इनमें से कौन सी चीज आपको लग रही है जो कि आरएनए या फिर डीएनए या फिर जेनेटिक हो? ये है डेफिनेटली जीन साइलेंसिंग, जेनेटिक, है ना? कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर क्या चीज है? डेफिनेटली ये एक जेनेटिक डिजीज होती है, जीन के थ्रू होती है। समझ रहे हो? तो देन अगला, कि इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स, है ना? वायरल पैथोजेंस। अब वायरल, जहां जहां वायरस आएगा डेफिनेटली वहां जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है। ऑप्शन आपको बता रहा है इसमें से कोई तो एक, मिनिमम एक ऑप्शन रॉन्ग है। समझ रहे हो? अब वहीं से अगेन ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट, इस चीज को आप अप्लाई कर दो। 1 2 and 4 इज द आंसर, राइट, क्योंकि ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज, ऑल दो पॉसिबिलिटी है कि डिजाइन हो जाए, लेकिन यूपीएससी के ऑप्शन आपको कह रहे हैं कि इनमें से कोई कोई एक ऑप्शन है जो आपने हटाना है।
समझ रहे हो? तो अब आपने क्वेश्चन से फाइट नहीं मारनी है। अब हार्मोनल रिप्लेसमेंट इज नॉट समथिंग दैट इज जेनेटिक, राइट? हार्मोनल है ना, ये अ, जो है ये जेनेटिक चीजें नहीं है। यहाँ पे आपको इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि यस दीज आर जेनेटिक ट्रेट्स। तो इस तरीके के कुछ लॉजिक्स का यूज करके भी आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज। अब ये ट्रांसफर किस चीज का है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट चीजों की ट्रांसफर, ठीक है, एम्ब्रायो ट्रांसप्लांट एटसेट्रा, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एटसेट्रा, इन सब चीजों, ये टेक्नोलॉजी यूपीएससी का क्रश रही है। एक ही बार नहीं पूछ रहे हैं। ये देखो 2020 में इन्होंने पूछा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये जो चीज है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, राइट? ये डेवलपमेंट स्टेम सेल ना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग ना, प्रोड्यूसिंग ना, ये देखो प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। अब आगे वो पूछेगा पोलर बॉडी ट्रांसफर किस चीज के लिए यूज होता है ना, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ये किस चीज के लिए होता है, एंड देन ठीक है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजीज आपकी जो है दे दे आर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक है नया माइटोकॉन्ड्रिया डालना सेल में क्यों जरूरी है कई बार, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैरीज सर्टेन डिजीजेज, ठीक है, जो जेनेटिक होती है। अब इम्पोर्टेंट बात भाई साहब ये है कि इन्होंने 2021 में यहीं से क्वेश्चन पूछा कि पासिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, वही प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, आइदर बिफोर और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ये तो सही कह रहा है। देन चाइल्ड इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर, बोथ आर ट्रू। अब जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं पढ़े होंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये कलेक्शन देखो, दो दो पीवाईक्यूज का इन्होंने यहाँ एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। एक पीवाईक्यू था यूपीएससी 2020 का, जिससे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली पहले स्टेटमेंट में डाला। ये जो दूसरी स्टेटमेंट थी, ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ऑलरेडी पूछी हुई थी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि to understand certain hereditary diseases which are transmitted exclusively from mother to offspring, ये है इसका आंसर सही। यहाँ देख लो, समझ रहे हो? दिस इज वाई यूपीएससी के ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं स्पेशली, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्रिस्पर कैस नाइन, ओ सॉरी, वो क्वेश्चन तो मैं इसमें डालना भूल ही गया। 3 बार हमने क्रिस्पर कैस नाइन पे क्वेश्चन पूछा है, इस साल फिर से पूछ ले तो कोई शक नहीं। हालांकि इस साल थोड़ा डेप्थ में पूछ लेगा, इस बार वो पूछेगा कि रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, लाइगेशन क्या होता है, कौन से प्रोसेस में क्या हो रहा है, समझ रहे हो? थोड़ा डेप्थ में पूछ लेंगे। देन विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। अब एक उन्होंने, ठीक है, पिछले साल सीडीएस में उन्होंने पूछा था कि आरएनए कहाँ होता है, आरएनए कहाँ कहाँ होता है, ये उन्होंने पूछ लिया था। अब इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट मीन्स सेल के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे वही माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी उन्होंने फिर से पूछ लिया कि यूके में जो है फर्स्ट कंट्री हो गया जो कि लाइगेशन, ठीक है, ये लीगलाइज करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बेबीज विद डीएनए फ्रॉम 3 कपल। अब देखो एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा था, मैं यहाँ डालना वो भूल गया कि 3 पेरेंट बेबी ये वाला जो कल्चर है ये किस लिए है, दैट इज अगेन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। समझ रहे हो? माइटोकॉन्ड्रियल प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर एटसेट्रा जब आप ये करते हैं, दैट इज बेसिकली देखो 3 पेरेंट बेबी क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, है ना? जो आपका मेन सेल है इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसमें डिजीज कैरी हो रही है, समझ रहे हो? अब जब भी आप बेबी बना रहे हैं तो जो स्पर्म है और जो एग है ये दोनों आएंगे। जो एग है उससे माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाएगा मदर की एग से, बायोलॉजिकल मदर की एग से, और एक तीसरा कोई, ठीक है, तीसरी मदर होगी कोई, ठीक है, एक तरीके से इसकी दूसरी मदर मदर उसके एग से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के इसमें डाल दिया जाएगा। दैट मीन्स जो एग के बाकी फीचर्स है वो सेम रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया किसी तीसरी का है, समझ रहे हो? दिस इज योर 3 पेरेंट बेबी, क्यों? ताकि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को रोका जाए। सेम चीजें यहीं पे है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, एंड देन सॉरी हाँ ये देखो कि एमजीटी और माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन इज अ मेडिकल टेक्निक डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करने के लिए। यस, एमजीटी प्रपोजेस टू गिव पेरेंट चांस ऑफ हैविंग चाइल्ड दैट इज ओवर 99% जेनेटिकली मैच्ड टू देम। यस, समझ रहे हो? ये सब चीजें पीवाईक्यू में रिपीटेड है, फिर से आ जाए तो घबरा मत जाना। ये देखो जो मैं आपको कह रहा था कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ये किस चीज के लिए है? अभी हमने पीछे देखा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, पीबीटी, पीएनडी और मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर, ये क्या चीजें हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्लेसमेंट के लिए। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? भाई ये क्लोनिंग के लिए है। ये माइटो यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा कि ये क्या डिजीजेस को रोकने के लिए है ना,
ये क्लोनिंग के लिए होता है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर। अब जब आप पढ़ेंगे, जब आप सोमेटिक सेल्स, इनके फीचर्स, इनके यूजेस, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है, उस टाइम ये क्लियर होती जाएगी। बट पहले पता ये होना चाहिए क्वेश्चन वो कहाँ से पूछ रहा है। देन ये देख लो, ये एक क्लासिक क्वेश्चन है जो कि अब फिर से आ सकता है। अभी तक सिर्फ सीडीएस में आया है, सीडीएस में आया है, एनडीए में आया है, एनडीए में आया है, सीडीएस में आया है कि भाई साहब जो आप बैक्टीरियल पैरासाइट्स के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं वो काम कैसे कर रही है बेसिकली, है ना, वो काम कैसे कर रही है। क्या ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल को रोकती है, क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, क्या सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रोकती है, क्या माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को रोकती है। मैंने जहाँ जहाँ सर्च किया, इन्होंने आंसर इसका 1 और 4 दिया। एक्चुअल में आंसर 1 और 4 नहीं है, इसका आंसर है 1 और 2। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान में रख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। एंटीबायोटिक्स बेसिकली काम कैसे कर रही है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही है आउटसाइड एनवायरनमेंट से। अब जैसे ही बैक्टीरिया की, मान लो अगर आपने सेल वॉल गायब कर दी, तो बैक्टीरियल सेल वॉल ठीक है एक तरीके से खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बन जाती है, एक अपने आप को ही वो डिस्ट्रॉय कर देती है। वाई? क्योंकि बैक्टीरिया जहाँ प्रेजेंट होगा उसके बाहर का जो आपका फॉर एग्जांपल जो मटेरियल है वहाँ पे अवेलेबल, या फिर जो फॉर एग्जांपल अगर बाहर कोई ब्लड है बैक्टीरिया के बाहर, राइट, या फिर बाहर पानी है, पानी में है बैक्टीरिया, अगर उसकी सेल वॉल गई तो भाई साहब वाटर इसके अंदर इतना प्रेशर ये क्रिएट कर देगा कि बैक्टीरिया की सेल अपने आप फट जाएगी। समझ रहे हो, ये खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन इससे क्रिएट हो जाता है। बस आपको अगर बैक्टीरिया को मारना है तो उसकी सेल वॉल को मार दो, फिर ये जो वाटर का प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर है, एनवायरनमेंट का प्रेशर है, उसको ये खुद सहन नहीं कर पाएगी और उससे बैक्टीरिया आपका मर जाता है। तो सेल वॉल को सबसे पहले मारती है। दूसरा, कई बार ये प्रोटीन सिंथेसिस को, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसे भी रोक देती है। वाई फोर्थ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, राइट, फोर्थ ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई साहब हमें ऑलरेडी यूपीएससी ने बता रखा है, या फिर हर किसी को पता है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इनफैक्ट जितने भी आपके ये प्रोकैरियोटिक्स हैं, इनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल ऐसा नहीं होता है जो कि एक तरीके से, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो वहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो ये हटा दो। समझ रहे हो, 1 और 2 इज द आंसर। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि पेनिसिलिन क्या चीज करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को ये रोकता है। वही चीज कि एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स, ये 2015 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, ये क्या करता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकता है। देन यूपीएससी का हिडन गर्लफ्रेंड है स्टेम सेल। अभी की नहीं, बहुत पुरानी बात है। 2012 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा स्टेम सेल पे कि इनमें से स्टेम सेल का, ठीक है, ये क्या क्या स्टेटमेंट सही है कि स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। हटाओ भाई इसे है ना, अगर सेल कहीं एग्जिस्ट कर रही है, अगर स्टेम सेल जैसी कोई, अब स्टेम सेल क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, जिन्हें नहीं पता हम आगे पढ़ेंगे, ऐसा मत समझो कि ये तने में अवेलेबल स्टेम सेल होती है। नो, ये सेल्स हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है। अब इनका क्या मतलब है आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ से देख लो उन्होंने आपको हिंट कैसे छोड़ दिया कि सिर्फ मैमल से आप खींच सकते हैं स्टेम सेल्स, क्या नहीं भाई, है ना। इवन अगर एनिमल्स भी लिखा होता तब भी ये रॉन्ग होती। ये हर एक जिंदा आदमी में जो भी चीज जीवित है, वो जहाँ से उनके जो शुरुआती सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स बेसिकली। अब ये, ठीक है, ये एडल्ट में भी होती है, हर किसी में, आगे हम पढ़ेंगे। देन स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, डेफिनेटली यस। एंड स्टेम सेल्स कैन बी समझ रहे हो, कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज, यस। अब देखो यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन हमने स्टेम सेल्स रिसर्च पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन सेल्स आर एम्ब्रायोज एट ब्लास्टोसाइट स्टेज, मतलब जो इनिशियल आपकी जो स्टेज होती है एम्ब्रायो की, जिसमें आपके 20 से 30 सेल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसाइट स्टेज। अब देखो ओनली सोर्स एट ब्लास्टोसाइट स्टेज, नहीं भाई, इवन एडल्ट में भी स्टेम सेल होती है। हटाओ इसे, हटाओ इसे, हटाओ इसे, 3 और 4। अब देखो ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि टू ऑप्शन, यूपीएससी का जो सेकंड ऑप्शन है ये रॉन्ग है। यूपीएससी खुद बता रहा है कि स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसाइट्स। दैट मीन्स यूपीएससी ये मान रहा है कि ब्लास्टोसाइट, अगर आप ब्लास्टोसाइट से स्टेम सेल डिराइव कर रहे हैं तो उसको डिस्ट्रक्शन होगा ही होगा, यूपीएससी मानती है। इनफैक्ट उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी, फिर मुझे ये, ठीक है, जो यूएसए का, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उनकी एक आर्टिकल 2004 का मिला, 2002 का क्वेश्चन है, 2004 का मिला, जिसमें लिखा था कि बट एटलीस्ट नाउ द लाइव ह्यूमन एम्ब्रायो मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। भाई अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कहाँ डाला, ओहो, हाँ,
सिंथेटिक, ओह ये मैं वो आर्टिकल इसमें डालना भूल ही गया। बट अब जो टेक्नोलॉजी है वो मैंडेटरीली रिक्वायर नहीं करती है कि आप जो है ब्लास्टोसाइट को जो है डिस्ट्रॉय ही कर दो। अगर आपको उससे स्टेम सेल निकालनी है, आप उससे केयरफुली एक सेल निकाल दो, इन 30 सेल्स में से एक सेल निकाल दो और फिर आर्टिफिशियल कल्चर उसका कर दो लैब के अंदर। सो समझ रहे हो, ये तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है कि स्टेम सेल कैन रीजनरेट इन विट्रो। यस, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर। इंडियन रिसर्च सेंटर्स ऑल्सो क्रिएटेड फ्यू सेल लाइन्स है, ये फालतू की स्टेटमेंट्स उन्होंने फिर दे के रखी हुई है। देन यहाँ देखो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे फिर से वही, ठीक है, जीनोम स्टेम सेल्स एक्सेट्रा यहीं पे पूछे कि जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स of a prospective parent. Yes, genetic changes can be introduced. ठीक है, then a person genome can be edited before birth at any embryonic stage. Yes, अब देखो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये देख लो कि passing of mitochondrial diseases in a child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg. समझ रहे हो, यही चीज यहाँ देख लो कि any stage of development before birth at any early embryonic stage. Yes, then ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स। अब ये आईपीएस क्या होता है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या होती है, लैब ग्रोन स्टेम सेल्स क्या होती है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टेम सेल पे, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि स्टेम सेल में इंपॉर्टेंट हो, कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रायो फ्रॉम ए पिग। अब देखो पिग का अगर हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, अब ये पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट इंपॉर्टेंट है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन इंपॉर्टेंट है, इसे हम स्टडी करेंगे। यहाँ से वो अगली बार अल्फा गाल, इस पे क्वेश्चन बनाएगा। द टर्म अल्फा गाल हैज बीन इन न्यूज, ये क्या चीज है, तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। अल्फा गाल ये क्या है, ठीक है, ये चीज हटानी पड़ी थी हमें पिग के डीएनए से, तो ये अल्फा गाल एटसेट्रा ये क्या चीजें हैं, यहाँ से वो आगे क्वेश्चन बनाएगा। 1, 2 and 3 is the answer, right? Then आगे देखो, with reference to recent developments in science which one of the following is not correct, right? कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। अगेन अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इसका जो आंसर था, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो गया कि फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ये उनके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है कि अलग अलग स्पीशी से डीएनए लेकर के आप फंक्शनल क्रोमोसोम की यूनिट बना नहीं सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। पर मुझे इसमें बहुत डाउट था, और मैं जितने भी कोचिंग कोचिंग की आंसर आंसर देखे उसमें इसको, ठीक है, इनकरेक्ट मार्क किया गया था। लेकिन भाई साहब अपने पास है नेचर मैगजीन, और नेचर मैगजीन ने यूपीएससी के इस क्वेश्चन का मोए मोए यहाँ पे कर रखा है कि वी यूज, है ना, इसी का ये आर्टिकल था, पहले ही शुरुआत में ही मुझे मिल गई ये लाइन कि वी यूज क्रिएटिंग, ये एक टेक्निक है, क्रिएटिंग बेसिकली ये इन्होंने टेक्निक डेवलप कर रखी है, क्लोनिंग, रीप्रोग्रामिंग, असेंबलिंग, है ना, टाइल्ड नेचुरल जीनोमिक्स एटसेट्रा, ठीक है, ये क्रिएटिंग इन्होंने टेक्निक का नाम दे के रखा हुआ है साइंटिस्ट ने। Creating to synthetically recombine chromosomes between strains and species to modify chromosome structure and to delete many linked non-adjacent regions totaling 39% of chromosome. That means chromosome can be modified and functional chromosomes can be developed by combining or recombining the chromosomes or the genetic material from different species. This statement is also correct, और ये आपका इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ही नलीफाई हो जाता है, समझ रहे हो। तो दिस इज समथिंग जो हमें यहाँ से समझना है कि आपसे किस तरीके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पीसीज ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, ये इसी को तो हम कह रहे हैं, ठीक है, री आर डीएनए इसी को हम कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये क्या चीज़ है। उन्होंने इस पे आई थिंक उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही था, आगे वो यही पूछेंगे। देन a piece of DNA taken out from animal cell can be made to replicate outside the living cell of the laboratory, हाँ। Then cells taken out of the plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory, भाई हाँ, सेल डिवीजन होता ही तो है, इसे तो हम आर्टिफिशियल कल्चर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मीडियम में सेल का कल्चर कैसे होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर वो यही तो है, प्लांट टिश्यू कल्चर यही तो है, टिश्यू कल्चर की टेक्निक। यहीं से वो क्वेश्चन फिर से पूछेंगे, टिश्यू कल्चर पे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्किप कर गया, ठीक है, नहीं डाल पाया। देन ये देखो इम्यूनिटी, कुछ चीजें वो इन चीजों से भी पूछ रही है, जैसे 2022 में उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा बी सेल और टी सेल ये क्या चीजें हैं, ठीक है, और ऑप्शन देख लो यहाँ, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जन, अगला टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। आदमी क्यों नहीं इसे लगाएगा, है ना, आदमी इसे ही क्यों लगाए, अगर किसी को, है ना, कोई इतने डेप्थ में नहीं सोच पाएगा कि हाँ एनवायरमेंटल एलर्जेंस वो आपके, समझ रहे हो, एनवायरमेंटल एलर्जेंस का मतलब होता है कि आपकी जो
ठीक है, एनवायरनमेंट की एलर्जी, शॉर्ट टर्म की एलर्जी रहती है, उनको रोकने में क्या बी सेल और टी सेल प्राइमरीली रोल प्ले कर रही है या फिर पैथोजेंस को? ठीक है, पैथोजेंस आपके जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनको रोकने में, दैट इज बेसिकली पैथोजेंस को रोकने के लिए। एनवायरमेंटल एलर्जेंस आर बेसिकली योर आउटसाइड एलर्जेंस, आपकी स्किन के रैशेज वगैरह हो गया, नो, टी सेल उसमें काम नहीं कर रही है। देन, है ना, ये ब्लड के लेवल पे काम कर रहे हैं। देन दे एलिवेट बॉडी पेन एंड इन्फ्लेमेशन ना, दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसेंट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएगा, अगली बार वो आपसे पूछेगा PD1 प्रोटीन, ये जो है रिसेंटली न्यूज में रहा है, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कोई जाकर के पढ़ लेना, दोस्तारलीमैब, ये चीज न्यूज में थी। PD1 प्रोटीन ये क्यों न्यूज में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब खैर, इन्हें हम कोर्स में तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कैंसर ट्रीटमेंट का इम्यूनो सप्रेसेंट का यूज करके कैंसर ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है, ऐसी एक नई टेक्निक डेवलप हुई है USA में। अगर आप इन सब चीज़ों को साइंस एंड टेक में अब तक कवर नहीं कर पाए हैं लेकिन फिर भी मुझे सुन रहे हैं, तो आप मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, टाइम से ज्वाइन कर लो, राइट, अगर करना होगा तो। ज़्यादा नहीं, अराउंड अभी मुझे मुश्किल से लग रहा है कि 20 आवर के आसपास में हमने लगभग पूरा साइंस एंड टेक का अभी का कोर्स कवर कर दिया है। 6 घंटे और लगेंगे, आपको रिकॉर्डेड सारी लेक्चर्स मिलेंगे, टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, राइट। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। देन, इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स, अब देखो यही चीज़ उन्होंने, बी और टी सेल आर एक्चुअली लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ से उन्होंने फ्यूचर में वो पूछेगा क्वेश्चन कि बी सेल और टी सेल कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं बॉडी में, ठीक है। सो लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली लॉन्ग बोन। अब ये सब चीज़ें हमने पिछले साल भी पढ़ाई थी, इस साल भी पढ़ेंगे कि लॉन्ग बोन एटसेट्रा ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है यूपीएससी के क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैक्सीन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वैक्सीन पे बहुत फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, हालांकि पूछे जरूर हैं। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो हमारा मेन फोकस होगा, हमने देख लिया। अब बहुत टाइम लग गया यार इसमें, ठीक है, बहुत टाइम लग गया है रिकॉर्ड करने में, आई थिंक 30-40 मिनट तो हो ही गए होंगे, 40-50 मिनट। बट कम से कम हमें यहाँ से ये आइडिया मिल गया, एक आंख हमारी खुल गई कि जो आपको रटाया जा रहा है पीटी पुटी 365 में, प्लानी में, डिमकानी में, भाई वहाँ से क्वेश्चन वो पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो इन चीज़ों से जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो कि आपने कवर नहीं की है, क्योंकि 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 ये पीछे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैगजीन वो चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पर एक्चुअली क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, बनेंगे तो इधर से, कोर्स से, ठीक है। और ज्वाइन करना हो किसी को तो सही में, ठीक है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम एज वेल, @HELP हेल्प हब 007 विदाउट स्पेस, आप मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, जस्ट, ठीक है, 2000 रुपीज इज द फीस ऑफ द कोर्स एंड एंटायर कोर्स इज, ठीक है, रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कल फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मिलेंगे, ठीक है, और सेल के बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ये हम कवर करेंगे सबसे पहले। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।